Chapter 3. What is the general equation of a straight line? Can anyone tell me? General equation of a straight line. If we talk about the general equation, okay, it's like this: ax plus by plus c is equal to 0. This is the general equation. Okay, now for a line, if we have to take the value of y from this equation. So what we'll be doing, y is equal to, if you have to calculate the value of y, okay, the point of y-axis. So this will come at like this, minus by, and then b will be divided by ax. So it will like ax, a upon b, and minus sign will be here because we are shifting the minus sign towards it, and minus c upon b. Okay, so we consider it as y is equal to mx plus b. Okay, this is the equation in general form, means we have specified it. इसको फिर हम लोग m को जो कर देते हैं, m की वैल्यू क्या हो गई, माइनस a अपॉन b कर देते हैं. ठीक है, तो तब ये y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस बी बनता है. समझ में आ गया? अब नॉर्मल इक्वेशन ओरिजिन से अगर पास हो रही है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, y इज इक्वल टू एम एक्स. Y is equal to mx plus b. This is the equation. This is the value of m, a upon b. What is a? A is the coefficient of x, b is the coefficient of y. In other words, m is equal to minus coefficient of x and minus coefficient of y. You can write also like this. I am simplifying it. Okay. नाउ अगर आपके पास दो लाइंस की इक्वेशन हो, लाइंस की इक्वेशन किस तरह होगी, a1x प्लस b1y प्लस c1. एक लाइन की इक्वेशन है. आपके पास इस तरह दो लाइंस की इक्वेशन गिवन होंगी और पूछा जाएगा कि आपसे इसका स्लोप बताएं. ठीक है, इसका अब m1 क्या होगा, ये दो लाइंस की इक्वेशन गिवन है. m1 इसका होगा माइनस a1 अपॉन b1. ओके, इस इक्वेशन का. और इस लाइन का होगा m2 माइनस a2 अपॉन b2. ठीक है, अगर दो लाइंस पैरेलल हो, इफ द लाइंस आर पैरेलल, L1 इज पैरेलल टू L2. अगर लाइन 1 पैरेलल है लाइन 2 के, ठीक है, तो हमने कल पढ़ा था कि स्लोप क्या होते हैं. अगर लाइंस पैरेलल तो स्लोप क्या होते हैं बताएं. m1 इक्वल होता है m2 के. ये कल चैप्टर 2 में पढ़ा था. नो, परपेंडिकुलर होता है, जब परपेंडिकुलर होता है तब होता है.
-1 तब होता है m1 मल्टीप्लाई m2 -1 इज इक्वल टू -1 तब होता है जब दो लाइंस परपेंडिकुलर होती हैं। जब पैरेलल होती हैं तो फिर इक्वल होते हैं स्लोप्स, m1 इज इक्वल टू m2। ठीक है, अब m1 की वैल्यू क्या है? आपने m1 की वैल्यू, m1 मतलब लाइन 1 से आप n1 निकाल दो और लाइन 2 से m2 निकालोगे। ये दो कोऑर्डिनेट्स दिए हुए तब भी m1 m2 निकाल सकते हो, कल जो हम लोगों ने पढ़ा था। तो इसकी वैल्यू हमने क्या निकाली थी अभी? -a1/b1, और इसकी वैल्यू -a2/b2। इस तरह आप करके सॉल्व कर सकते हैं इसको। फिर जनरल सिंप्लीफाई कर दें, माइनस से माइनस कैंसिल हो रहा है। अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करें a1/b2, ये वहाँ चला गया b2, और a2/b1, इस तरह भी लिख सकते हैं, इस तरह भी लिख सकते हैं, इस तरह भी लिख सकते हैं। और किस तरह लिख सकते हैं? a1/a2, b1/b2 भी लिख सकते हैं। मैंने a2 को यहाँ शिफ्ट कर दिया, ओके, और b1 को ऊपर शिफ्ट कर दिया इसके, तो a1/a2 भी बन सकता है, b1/b2। इसको इस तरह माइनस की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ये देखें, a1/b2, और ये यहाँ पे कर दिया माइनस a2/b1 इज इक्वल टू 0। और इसको डिटर्मिनेंट की फॉर्म में भी लिख सकते हैं इस तरह, a1/b1 a2/b2 डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0। दीज ऑल आर द फॉर्म्स आप लिख सकते हो हर तरीके से। ठीक है, इसमें बस ये फॉर्म मैंने डिफरेंट तरीके से लिख के दिखाया आपको। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि लाइन अगर दो पैरेलल हैं, इफ, सॉरी पैरेलल हो चुका, अगर लाइन परपेंडिकुलर है, L1 और L2 आर परपेंडिकुलर, तो फिर क्या होता है? आप बताएं क्या होता है स्लोप? स्लोप बताएं। अब होता है m1 मल्टीप्लाई बाय m2 इज इक्वल टू -1। अब ये होता है जब दो लाइन परपेंडिकुलर होती हैं। या आप इस तरह भी लिख सकते हैं इसको, m2 इज इक्वल टू -1/m1। मैंने m1 को उधर नीचे भेज दिया। दोनों तरीके से लिख सकते हैं। अब इसकी हम लोग वैल्यूज निकालते हैं। -a1/b1, ये m1 की वैल्यू मैंने पुट कर दी, और m2 की वैल्यू पुट कर रहा हूँ, -a2/b2 इज इक्वल टू -1। ठीक है, क्या करूँगा मैं? अब इसको उधर लेके जा रहा हूँ, a2 को, a2/b2 को इज इक्वल टू के उस तरफ लेके जा रहा हूँ मैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? -a1/b1 इज इक्वल टू, क्रॉस मल्टीप्लाई करके होगा ये, जाएगा, सही है, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन है, प्लस माइनस नहीं हो रहा, ये मल्टीप्लिकेशन है। ठीक है, तो क्या आ जाएगा? b2/a2। सही है, इसको अब, और ये माइनस माइनस खत्म हो गया, इधर -1 था और इसका माइनस कैंसिल हो गया आपस में। ठीक है, ये मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, समझ आ गया? और इसके बाद इसको फिर इसी तरह हम लोग डिफरेंट फॉर्म में लिख सकते हैं। अगर मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करूं तो -a1/a2 हो जाएगा इज इक्वल टू b1/b2 हो जाएगा। ठीक है, इस तरह लिख सकते हैं। और किस तरह लिख सकते हैं इसको? अगर मैं -a1/a2 को उधर ले जाऊं b1/b2 के साथ, तो प्लस हो जाएगा, तो a1/a2 प्लस b1/b2 इज इक्वल टू 0। इस तरह भी लिख सकते हैं। ओके, इसको फिर डिटर्मिनेंट की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। डिटर्मिनेंट की फॉर्म में किस तरह लिख सकते हैं? a1 माइनस b1, और a2, सॉरी a2, यहाँ पे आएगा b2। ये है इसको डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिखने का तरीका। आप अब डायरेक्ट, आपके पास वैल्यूज गिवन होंगी, सवाल गिवन होंगे, तो आप डायरेक्ट यहाँ पर पुट करेंगे।
A1 की जगह जो भी वैल्यू गिवन होगी डायरेक्ट आंसर निकाल लेंगे। ओके, अच्छा, tan का फॉर्मूला क्या था? एंगल बिटवीन लाइंस का, एंगल बिटवीन, एंगल बिटवीन लाइंस का क्या फॉर्मूला था? tan थीटा। जो ये चैप्टर 2 के अभी फॉर्मूलाज चल रहे हैं सारे, m2 माइनस m1, 1 प्लस m1 m2, ठीक है। ये प्लस माइनस हो जाता था जब हमने कहा था कि लाइन फ्रॉम थीटा 2 तो थीटा 1 होगा, तो m1 पहले आएगा, और थीटा 1 से थीटा 2 ग्रेटर होगा तो फिर m2 पहले आएगा। तो ये प्लस माइनस आगे पीछे हो जाता है, ऊपर वाली टर्म की बात कर रहा हूँ। कभी m1 प्लस में होगा तो कभी m2 प्लस में होगा। यहाँ पे मैंने m2 प्लस में लिखा है अभी फिलहाल। इसमें भी उसी तरह आप जब लाइंस की बात कर रहे हैं तो वैल्यूज पुट कर दें। m2 की क्या वैल्यू है? -a2/b2, ये माइनस फॉर्मूले का आ गया, और -a1/b1, m1 की वैल्यू डाल दी मैंने, तो ये माइनस माइनस आपस में प्लस हो जाएगा, वो बाद में कर देंगे। 1 प्लस माइनस m1 की वैल्यू डालें -a1/b1, और m2 की वैल्यू डाल दी -a2/b2। ठीक है, ये टोटल मैंने tan थीटा की वैल्यू डाल दी। अब इसको अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो फाइनल फार्मूला मैं आगे अगले पेज पे लिख रहा हूँ। tan थीटा, एलसीएम लेंगे, इज इक्वल टू प्लस माइनस a1b2 माइनस a2b1 अपॉन a1 a2 प्लस b1 b2। दिस इज द फाइनल फॉर्मूला टू फाइंड द एंगल बिटवीन द लाइंस। अगर आपके पास दो लाइंस हैं, उसके पॉइंट्स गिवन है a1 a2, इस तरह a1 a2 गिवन होंगे, या आपको इक्वेशन गिवन होगी, उससे आप निकाल लेंगे, और फिर आपको एंगल पूछा जाएगा तो इस तरह से यूज करके निकाल सकते हैं। मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, ठीक है। क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ। Under the equation under root 3x minus y is equal to 2 is reduced to slope intercept form as, ये सवाल है सिर्फ, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में क्या आंसर होगा? ए, बी, सी एंड डी। y is equal to अंडर रूट 3x plus 2, y is equal to 3x minus अंडर रूट 2, y is equal to अंडर रूट 3x minus 2, और y -3x माइनस अंडर रूट 2 इज इक्वल टू 0। क्या बताएं आंसर क्या होगा? सी। क्या इक्वेशन होती है? y इज इक्वल टू mx प्लस सी, ये इक्वेशन होती है। ये पूरी इक्वेशन आपको गिवन है, जस्ट आपको क्या करना है, इसको मूव करना है y को। तो y को मूव करना है, y इधर चला जाएगा और 2 माइनस हो जाएगा, तो अंडर रूट 3x, ये 2 इधर है, यहाँ आ जाएगा, तो माइनस का साइन आएगा -2, और y माइनस का है, वहाँ चला जाएगा तो y। तो ये है ऑप्शन सी।
ठीक है, सही है। अच्छा, मैं आपको एक और सवाल दे रहा हूँ ये एंगल का। द एंगल बिटवीन x प्लस 2y प्लस 1 is equal to 0 and x minus y is equal to 0 is। ठीक है, ये सवाल है। दो इक्वेशंस दी हुई है और आपको पूछा है कि एंगल क्या होगा। बताएं क्या होगा। ऑप्शन लास्ट पता नहीं क्या है। अच्छा जी, हो रहा है सॉल्व। दो इक्वेशंस दी हुई है और एंगल पूछा है, कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे। कौन सा फॉर्मूला यूज होगा। सबसे पहले आपने क्या निकालना है इससे, ये क्वेश्चन वन है, m1 निकालें यहाँ से m2 निकालें और टेन थीटा के फॉर्मूले में पुट कर दें। ये करना है बस। यहाँ से m1 का क्या फॉर्मूला होता है, -a1/b1। तो a1 की वैल्यू क्या है, 1 है। x के साथ होता है, a यहाँ पर होता है, b y के साथ होता है। ठीक है, तो a1 कुछ भी नहीं है, 1 है। x के साथ कुछ भी नहीं है तो मतलब 1 है, तो -1/2 ये m1 की वैल्यू आ गई है। और m2 की वैल्यू क्या है, -1/-1। देखें x के साथ कुछ नहीं है तो एक a2 की वैल्यू क्या है, 1। और y के साथ क्या होता है, b2। तो b2 की वैल्यू भी कुछ नहीं है तो 1 होगा, और माइनस लिखा हुआ है तो b2 की वैल्यू -1 होगी, तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो m2 की वैल्यू क्या आ गई, 1। m1 m2 आ गया, टेन थीटा के फॉर्मूले में यूज पुट कर दें। क्या है टेन थीटा का फॉर्मूला, m2 - m1, 1 + m1 m2। आपने पुट किया, m1 की जगह 1 माइनस, ये प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस 1/√2, 1/2 सॉरी। इसमें ये करते हैं क्योंकि इसमें कुछ गिवन नहीं है कौन सा पहले है कौन सा बाद में, क्योंकि छोटा सा सवाल है और इसमें कुछ गिवन नहीं है कि फ्रॉम लाइन 1 to लाइन 2, ऐसा कुछ भी नहीं गिवन। तो इसमें फिर आप क्या करते हैं, जो बड़ी टर्म होती है उसको पहले लिख देते हैं ताकि माइनस में नहीं है। सही है, तो m1 1 है, बड़ा है, और m2 1 है, बड़ी टर्म है, और m1 क्या है, छोटा है, हाफ है, 0.5 वैल्यू है। तो m2 को हम लोग बाद में ही लेंगे। इसमें सिंपल ये चीज़ है, शॉर्ट ट्रिक इसकी ये है कि जो बड़ी वैल्यू होगी उसको आप पहले रखेंगे ताकि माइनस में नहीं हो। सही है, क्योंकि माइनस में एंगल फिर आता भी नहीं है, सिंटैक्स एरर आ जाएगा, ये बड़ा आता है बहुत। ठीक है, इसलिए m2 पहले रखा है क्योंकि m2 की वैल्यू बड़ी है, 1 है। नीचे भी आप इसी तरह कर दें, 1 -1/2। सॉल्व करें इसको। सही है, ये आंसर है, ये आंसर आ रहा है। यहाँ पे सॉल्व करेंगे, टेन इनवर्स करेंगे कैलकुलेटर से सॉल्व। टेन इनवर्स की जो भी इसकी वैल्यू आ रही होगी वो टेन इनवर्स में रखेंगे, कैलकुलेटर से आंसर आ जाएगा 45.36। अब है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना होता है कि ये लोग हमें दो लाइंस देते हैं सवाल में और पूछते हैं कि इनका इंटरसेक्टिंग पॉइंट कौन सा है।
कौन से पॉइंट पे ये इंटरसेक्ट होती हैं। तो क्या है, दो लाइंस की इक्वेशन a1x प्लस b1y प्लस c इज इक्वल टू 0, c1 सॉरी, ये एक लाइन है। ये दूसरी लाइन है a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। दो लाइंस की इक्वेशन लिख दी, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बताना है। आप लोगों के पास डायरेक्ट फार्मूला होता है, ड्राइव हो के बना होता है फार्मूला, उसकी डेरिवेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपको फार्मूला याद होना चाहिए। इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके बनता है, बाय सॉल्विंग इक्वेशन बोथ इक्वेशंस पॉइंट b1c2 माइनस b2c1 अपॉन a1b2 माइनस a2b1। ठीक है, ये कॉमा आ गया, ये x की वैल्यू होगी, पॉइंट की वैल्यू होगी ना, x कोऑर्डिनेट होगा, एक y कोऑर्डिनेट होगा। तो यहाँ पे जो पूरी वैल्यूज आप सॉल्व करके लिखेंगे, b1 की वैल्यू, एक वैल्यू आएगी 1 2 कुछ भी नंबर आएगा, तो वो x की वैल्यू होगी, और नेक्स्ट y की वैल्यू होगी c2 सॉरी a2c1 c2a1 माइनस a1b2 माइनस a2b1। इस तरह आपके पास एक पॉइंट आ जाएगा। आपने सारी इस तरह आप दो इक्वेशंस गिवन होंगी आपको, ये दो इक्वेशंस गिवन होंगी सवाल में, आपको पॉइंट बताना होगा, तो आप सारी वैल्यूज पुट करेंगे, इस तरह एक पॉइंट आ जाएगा 2,3। ये इक्वेशंस बनी होती हैं क्रैमर रूल से, ठीक है। खैर वो आपको ज़रूरत नहीं है करने की, ना देखने की, क्योंकि ये बस आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए पॉइंट का, ये इंपॉर्टेंट है, दिस फॉर्मूला। अब केसेस है कि अगर लाइन 1 एंड लाइन 2, दो लाइन है, एक लाइन 1 एक लाइन 2, कट कर रही हैं एक्स एक्सिस, समझ आ गई? क्या कर रही हैं, दो लाइनें एक्स एक्सिस को कट कर रही हैं, तो क्या होगा, एक्स एक्सिस को कट करने का क्या मतलब होता है, इस कंडीशन का मतलब क्या होता है कि पॉइंट जो है उसका वाई एक्सिस 0 है। ये ग्राफ है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। अगर यहाँ पे कोई भी पॉइंट होगा तो उसका वाई एक्सिस 0 होगा। इसको ये यूं लिखेंगे 2,0। यहाँ पे एक्स की वैल्यू 2 है लेकिन वाई की वैल्यू 0 है, कुछ नहीं है, तभी तो वो एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है, वरना एक्स एक्सिस पे लाई नहीं करेगा, वो ऊपर लाई करेगा, यहाँ पे लाई करेगा, तो ये हो जाएगा 2,3। अब वाई की वैल्यू यहाँ पे क्या है, 3 है। तो जब भी एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है तो वाई 0 होगा, और वाई एक्सिस पे लाई कर रहा है तो एक्स 0 होगा। ठीक है, तो इससे हमने कंक्लूड कर लिया कि वाई की वैल्यू 0 है। तो बस क्या होगा, वाई की वैल्यू 0 है, तो जस्ट आप y की वैल्यू 0 रख के वैल्यूज इक्वेशन निकाल सकते हैं। ये कब केस होता है, जब आपके पास एक इक्वेशन फाइंड करनी होती है आपको, ठीक है, और आपको फिर ये कंडीशन देते हैं कि लाइंस आर लाइंग ऑन द एक्स एक्सिस। तो इसको क्या करते हैं फिर, y की जो हमने पॉइंट की जो दो वैल्यूज थी x और y की, तो y की वैल्यू ले लेते हैं। y की वैल्यू क्या है, c1a2 माइनस c2a1 अपॉन a1b2 माइनस a2b1। ये y की वैल्यू ले ली, इसको हम लोग रख देंगे इज इक्वल टू 0। अब 0 रख दिया, अब हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। ये पूरी वैल्यू तो डायरेक्ट हो गई 0, ये पूरी वैल्यू वहाँ जाके मल्टीप्लाई होगी तो क्या हो जाएगी, 0 मल्टीप्लाई नहीं देंगे 0। अब ये चीज़ रह गई ऊपर वाली, सही है, इसको हम सॉल्व करेंगे। c1a2 माइनस c2a1 इज इक्वल टू 0, नीचे वाली टर्म हो गई पूरी 0। अब ये हो गया c1a2, ये उधर चला गया c2a1। ठीक है, इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, अब ये बन गया एक, इसको फिर डिफरेंट तरीके से लिख सकते हैं, a1/a2 c1/c2,
और इसको डिटर्मिनेंट की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, A1 A2 C1 C2 इज इक्वल टू 0। इस तरह आप लोग वैल्यूज फाइंड कर लेंगे ए और सी की, और A1 A2 की, C1 C2 की, तो फिर आपके पास इक्वेशन आ जाएगी। ये बात की थी हमने जब L1 L2 कट कर रही है एक्स एक्सेस को। अब करते हैं L1 एंड L2 लाइन। एक L1 लाइन है, एक L2 लाइन है, दो लाइंस हैं कट कर रही हैं, कटिंग वाई एक्सेस। वाई एक्सेस कट कर रही है तो क्या होगा, पॉइंट जो होगा वो क्या होगा, 0, y। अब एक्स एक्सेस 0 होगा क्योंकि लाइंस आर ऑन द वाई एक्सेस, एक्स की कोई वैल्यू नहीं होगी। अब सिंपल आप एक्स की वैल्यू ले लेंगे पॉइंट के अंदर से, तो एक्स की वैल्यू क्या होता है, B1 C2 माइनस B2 C1 अपॉन A1 B2 माइनस A2 B1। ये वैल्यू इज इक्वल टू 0। ये पूरी वैल्यू तो हो गई क्रॉस मल्टीप्लाई करके 0। अब नीचे रह गई B1 C2 माइनस B2 C1 इज इक्वल टू 0। अब ये भी इक्वेशन है, इसको फिर आप सिंप्लीफाई कर लें जिस तरह करना चाहें। B1 C2 इज इक्वल टू B2 C1, इस तरह हो गई। B1/B2 C1/C2, इस तरह भी लिख सकते हैं, या डिटर्मिनेंट की फॉर्म में B1/B2 C1/C2 डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0। ये सवाल डायरेक्ट भी आ सकते हैं, ठीक है, आपसे डायरेक्ट फॉर्मूला पूछ लें, आपसे कंडीशन दें कि अगर दो लाइंस L1 और L2 कट कर रही हैं एक्स एक्सेस को या वाई एक्सेस को, तो कौन सा फॉर्मूला बनेगा। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आप डायरेक्ट याद कर लें। बस आप एक चीज़ याद कर लें, जो पॉइंट का फॉर्मूला है, पॉइंट का जो पूरा फॉर्मूला था वो जो मैंने पहले लिखा है वो आप याद कर लें। और फिर जब भी जो भी कंडीशन गिवन होगी आपको एक्स एक्सेस या वाई एक्सेस पे, तो आपको 0 डाल के आपने निकाल लेना है। अच्छा जी, अब आपके पास दो लाइंस हैं, अगर दो लाइंस की इक्वेशन लिख दी मैंने। अगर A1 A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2। अब ये शॉर्ट ट्रिक है, आप याद रखिएगा। अगर आपके पास ये सारे इक्वल आ रहे हैं, A1/A2 की वैल्यू 1 है और B1/B2 की वैल्यू भी 1 आ रही है, और C1/C2 की भी वैल्यू जो है, आप जब सिंप्लीफाई कर रहे हो तो 1 ही आ रही है, ठीक है, या 2 2 2 तीनों की वैल्यू आ रही है, 3 3 3 आ रही है, मतलब तीनों की वैल्यू इक्वल आ रही है, तो फिर क्या होगा इस केस में, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। इनके जो सॉल्यूशंस होंगे वो इनफाइनाइट होंगे, और दीज आर कॉल्ड कोइंसिडेंट लाइंस। अब इसका सवाल अलग अलग तरीके से आ सकता है कि आपसे पूछ लें कोइंसिडेंट लाइंस कैसी होती हैं, तो उसमें नीचे कंडीशंस दी हो, ठीक है, या ऊपर कंडीशन दी हो कि इफ़ ऑल द वैल्यूज ऑफ A1 A2 B1 B2 एंड C1 C2 आर इक्वल, देन व्हाट विल इट बी कॉल्ड। नीचे चार ऑप्शंस दिए हैं आपको, एक कौन सी कोइंसिडेंट लाइन का ऑप्शन होगा वो आपने सेलेक्ट कर लेना है। और या फिर ये सॉल्यूशन का भी सवाल आ सकता है कि अगर ये कंडीशन हो A1 A2 B1 B2 और C1 C2 बराबर है, तो उसके सॉल्यूशंस कितने होंगे, नो सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन, नन ऑफ दीज। चार ऑप्शन दे दिए आपने, इनफाइनाइट सॉल्यूशन सेलेक्ट, तो इसके तीन चार तरीके से सवाल आ सकता है। अब ये एक कंडीशन थी। दूसरी कंडीशन में लेकर आऊँ, अगर A1/A2
B1/B2 बराबर नहीं है C1/C2 के, ठीक है। दो तो बराबर है, एक बराबर नहीं है, C1/C2 बराबर नहीं है, तो फिर ये क्या होगा, पैरेलल लाइंस। ये होंगी, क्या होगी, पैरेलल लाइंस होंगी। और इसका जो सॉल्यूशन होगा वो क्या होगा, नो सॉल्यूशन, ठीक है। एक और कंडीशन है, अगर ये तीनों लाइंस आपस में एक भी बराबर नहीं है, A1/2 A2 बराबर नहीं है B1/B2 के, और C1/C2 भी बराबर नहीं है, तीनों आपस में बराबर नहीं है, तीनों की वैल्यूज डिफरेंट आ रही है कि 3 4 5, तीनों की वैल्यू डिफरेंट, देन इन दिस केस इट विल बी यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन होगा, और लाइंस जो होंगी वो इंटरसेक्शन लाइंस होंगी। दीज थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द ई कैट मैथ्स, ठीक है। ई कैट मैथ्स में ये चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं, तो क्योंकि यही शॉर्ट ट्रिक्स होती हैं। अगर तीनों चीज़ें बराबर नहीं है, यूनिक सॉल्यूशन है, इंटरसेक्शन लाइंस है। अगर तीनों बराबर हैं, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस हैं, कोइंसिडेंट लाइंस है। अगर एक कोई बराबर नहीं है, A1 A2 बराबर है B1 B2 के, और C1 C2 बराबर नहीं है, तो नो सॉल्यूशन है और पैरेलल लाइंस है। तीन, ये सारी चीज़ें याद रखना। अच्छा, अगर आपके पास इसी तरह पॉइंट गिवन हो दो, P1 पॉइंट गिवन है आपके पास x1/x1, कोऑर्डिनेट्स गिवन है, और P2 गिवन है आपके पास x2, y2, ठीक है। और ये सवाल इस तरह का आ सकता है, दो पॉइंट्स गिवन है और लिखा है जॉइन ऑफ P1 एंड P2 लाइन, दो पॉइंट्स जो हैं इज कट बाय द लाइन। इस तरह के सवाल आपने किए थे ना, कट बाय द लाइन, और लाइन लिख रहा हूं मैं अब, लाइन की इक्वेशन मतलब ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0, ठीक है। लाइन की इक्वेशन हो गई, और इन द रेशो, इनका जो रेशो होगा वो m1 m2, और रेशो किसके बराबर होता है, r के बराबर होता है। दो पॉइंट्स हैं P1 P2, पॉइंट्स मतलब दो कोऑर्डिनेट्स गिवन है, एक 2,3 एक 4,5, ठीक है। मैं अब इसके डायग्रामिक व्यू बना रहा हूँ। P1 ये ग्राफ पे बनेगा इसी तरह, ये P2, दो कोऑर्डिनेट्स, दो पॉइंट्स गिवन थे, हमने दोनों को ज्वाइन कर दिया, और इन्होंने बोला फिर कि एक लाइन है ax प्लस by प्लस c जो इनको इंटरसेक्ट कर रही है, इस कट कट कर रही है, ठीक है। तो ये कट कर रही है लाइन। अब जहां से ये कट कर रही है इस पॉइंट से, इस पॉइंट को अगर हम कह दें टी, ठीक है, एक नाम दे दिया टी, तो फिर अब हमें m1 m2 का रेशो निकाल सकते हैं। किस तरह, कल जैसे हमने पढ़ा था, अगर इंटरसेक्ट हो जाए तो m1 m2 का रेशो किस तरह निकालें। एक तो तरीका है कि P1 से T तक का डिस्टेंस निकालें, P2 से T तक का डिस्टेंस निकालें, और फिर लाइन को सॉल्व करें, तो एक ये लंबा तरीका है, ठीक है। अब मैं आपको इसका शॉर्ट मेथड बता रहा हूँ, इधर जगह नहीं है, हम आगे जाते हैं। ये फॉर्मूला है, P1 से लेके T तक का डिस्टेंस निकालेंगे, P2 से T तक का डिस्टेंस निकालेंगे, सो कह देंगे, और इससे आ जाएगा m1 और m2, ठीक है। और इसका सिंपल फॉर्मूला है r इज इक्वल टू m1/m2 होता है ना r, इस फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं ax1 by1 प्लस c, एक लाइन की इक्वेशन, अपॉन
ax2 प्लस by2 प्लस सी माइनस, इसको सिंप्लीफाई फॉर्म में इस तरह, इक्वेशन विद P1, इक्वेशन ऑफ द लाइन विद P1 और इक्वेशन विद द लाइन विद P2। आप लोग दोबारा ज्वाइन करें, ये मीटिंग टाइम खत्म हो गया, ठीक है। इक्वेशन ऑफ द लाइन विद P1 एंड इक्वेशन ऑफ द लाइन विद P2, इस तरह M1 और M2 की वैल्यू आपके पास आ जाएगी डायरेक्ट।